मैंने जैसा आपको बताया कि आपको इनकम टैक्स पढ़ने के लिए किन किन चीजों का नॉलेज होना चाहिए, इनकम टैक्स लॉ को पढ़ने के लिए मैंने बोला आपको नॉलेज होना चाहिए एक तो आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 का। इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये बेसिकली आपका विराट कोहली है। एक क्रिकेट टीम में विराट कोहली जितना इंपॉर्टेंट है, कैप्टन है, वैसे ही यहां पे जो कैप्टन है दैट इज द इनकम टैक्स एक्ट 1961 और उसको सपोर्ट करने के लिए जो है वो इनकम टैक्स रूल्स बनाए जाते हैं। तो देखो बेटा, इनकम टैक्स एक्ट इज द मेन सोर्स ऑफ द इनकम टैक्स लॉ। लॉ किसको बोलते हैं मैं पहले बता चुका हूं। लॉ एक ब्रॉडर टर्म है और लॉ के अंदर ही एक्ट है, रूल्स है, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, केस लॉज, ये सब मिल जाते हैं, तब जाके अपन बोलते हैं एक्ट, तब जाके हम क्या बोलते हैं एक्ट करके। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट इज द मेन सोर्स ऑफ द इनकम टैक्स लॉ। इट प्रोवाइड डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम। इसमें लिखा हुआ है टोटल इनकम कैसे निकालना, टैक्स लाइबिलिटी एंड प्रोसीजर फॉर द असेसमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब चीजें इनकम टैक्स एक्ट में लिखी हुई है। मींस मेन प्रोविजन जो है वो इनकम टैक्स एक्ट में दे रखे होते हैं। इनकम टैक्स रूल्स 1962। इनकम टैक्स एक्ट एम्पावर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स दैट इज कॉल्ड सीबीडीटी। अपने रेवेन्यू के दो बोर्ड है, वन इज द सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और एक होता है तुम्हारा सीबीआईसी जो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेस कस्टम वगैरह से रिलेटेड देखता है। तो दैट इज कॉल्ड सीबीआईसी। पहले सीबीईसी हुआ करता था, नाउ इट इज अ सीबीआईसी। टू मेक द रूल्स, और सीबीडीटी क्या करता है, रूल्स बनाता है। जितने भी फॉर्म है, जैसे तुम्हारे जो आईटीआर फॉर्म्स आते हैं, आईटीआर 1, आईटीआर 2, ये कहां लिखा हुआ है, ये रूल्स में लिखा हुआ है। डेप्रीशिएशन की रेट कहां लिखी हुई है, वो रूल्स में लिखी हुई है करके, ठीक है। एक क्या हुआ, एक बंदा आया और वो बंदा बोलता है कि चलो मुझे पढ़ाना है। तो मैंने उससे एक सिंपल सी चीज पूछी, मैंने कहा कंप्यूटर पे डेप्रीशिएशन की रेट क्या है, तो ही सेड दैट 40%। मैंने कहा पहले भी 40 था, उसने बोला नहीं नहीं पहले 60 हुआ करता था, नाउ इट इज 40%। मैंने कहा कहां लिखा हुआ है ये, तो वो बोलता है सेक्शन 32 में। तो मैंने बोला सेक्शन 32 कहां, तो क्या बोलता है इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है। तो मैंने उसको इनकम टैक्स एक्ट पूरा दे दिया। मैंने बोला इसमें से ढूंढ के बता कि सेक्शन 32 में ये कहां लिखा हुआ है कि कंप्यूटर पे डेप्रीशिएशन की रेट 40% रहेगी। उसने बेचारे ने 6 बार ढूंढ लिया उस पर, तो भी नहीं मिला, क्योंकि इनकम टैक्स की जो डेप्रीशिएशन की रेट है वो रेट्स आपको एक्ट में नहीं दे रखी, वो रूल्स में दे रखी है। एक्ट में सिर्फ क्या लिखा हुआ है कि प्रिस्क्राइब रेट से आपको डेप्रीशिएशन अलाउ होगा। तो उसको सपोर्ट करने के लिए क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। जैसे आपने जीएसटी में देखा होगा, मेन प्रोविजन है वो जीएसटी एक्ट में दे रखा है, बट उसको सपोर्ट करने के लिए रूल्स होते हैं, जैसे वैल्यूएशन रूल्स है, ठीक है। तो वो सब कहां पे होते हैं, रूल्स में दे रखे हैं। तो वैसे ही जितने भी फॉर्म है, प्रोसीजर है, प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट आर प्रोवाइडेड इन द रूल्स, कि परक्यूजिट की वैल्यू कैसे लेनी है। जैसे आपने सुना देखा होगा इंटरमीडिएट में कि कार में वो कैसे लेते थे 1600 सीसी, और वो सब कहां दे रखा है, वो सब रूल्स में दे रखा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज द फाइनेंस एक्ट। क्योंकि भैया जितने भी अमेंडमेंट्स आते हैं हर साल, बिकॉज एक्ट तो बना दिया 1961 में, रूल्स भी बना दिए, लेकिन एक बात बताओ, जितने भी अमेंडमेंट्स होंगे हर साल अमेंडमेंट होते हैं वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू होते हैं। और जैसा कि कल आपको मैंने ब्रेक से पहले बताया था कि फाइनेंस एक्ट कैसे बनता है, सबसे पहले फाइनेंस बिल प्रेजेंट होता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर रहता है, और फाइनेंस मिनिस्टर क्या करता है, लाइक अभी निर्मला सीतारमण जी है, वो फाइनेंस बिल प्रेजेंट करेंगे कहां पे, पार्लियामेंट में। और वो बिल पे थोड़े टाइम के बाद में एक डिस्कशन सेशन होता है, और वो डिस्कशन सेशन के बाद में वो वहां से फाइनेंस बिल पास किया जाता है। उसके बाद में वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, और जिस दिन प्रेसिडेंट उसको अप्रूवल दे देता है उस दिन से वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है, ठीक है। उस दिन से वो क्या बन जाता है, फाइनेंस एक्ट। अब एक चीज समझना, फॉर योर एग्जामिनेशन, आपके एग्जामिनेशन के लिए फाइनेंस एक्ट 2020 इज एप्लीकेबल। जो भी फाइनेंस एक्ट 2020 से जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं दैट इज एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन। इसका मतलब दिस फाइनेंस एक्ट 2020 इज बेसिकली फॉर द प्रीवियस ईयर 2021। प्रीवियस ईयर 2021 मींस जो अपन अभी आज है, प्रीवियस ईयर 2021 में जो इनकम कमा रहे हैं उसके लिए असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, तो मैं बोलूं असेसमेंट ईयर 21-22। So Finance Act 2020 is applicable for previous year 2021 and assessment year 21-22 है, वो 21-22 के लिए ये amendments applicable होंगे करके, ठीक है। अब एक चीज समझना, आप मुझे ऐसा पूछ सकते हो कि सर अमेंडमेंट जो होते हैं फाइनेंस एक्ट में वो कब से एप्लीकेबल होते हैं। देखो वहां जब भी कोई अमेंडमेंट होता है, कोई भी प्रोविजन होता है, उसमें लिखा हुआ रहता है कि ये प्रोविजन इस असेसमेंट ईयर से एप्लीकेबल है।
उस प्रोविजन में ही लिखा होता है, अगर जो अमेंडमेंट होता है उस अमेंडमेंट में लिखा होता है कि दिस अमेंडमेंट इज एप्लीकेबल। कभी कभी रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट भी होते हैं। आप बोलोगे ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट क्या बला है? रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट मींस पीछे से, लाइक आई कैन टेक वन एग्जांपल कि आज कोई सेक्शन, कोई मतलब सेक्शन में अमेंडमेंट किया और बोला ये 2001-2 से, तो दैट इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट। बट मोस्टली अमेंडमेंट्स होते हैं वो प्रोस्पेक्टिव होते हैं। अब आप बोलोगे कौन सी डेट से एप्लीकेबल होते हैं, तो उसमें बहुत बार क्या होता है पता है कि जो अमेंडमेंट होता है ना उसमें लिखा होगा एज मे बी नोटिफाइड। एज मे बी नोटिफाइड फ्रॉम द डेट ऑन विच इज एज मे बी नोटिफाइड। एज मे बी नोटिफाइड मींस उसके लिए सेपरेटली नोटिफिकेशन आएगा, और जिस दिन वो नोटिफिकेशन डालेंगे, जिस दिन वो नोटिफिकेशन आएगा, उस दिन से वो अमेंडमेंट है वो एप्लीकेबल होगा। तो देखो फिनेंस एक्ट में स्पेसिफिकली बहुत बार तो डायरेक्टली लिख लिया होता है कि इट इज फ्रॉम असेसमेंट ईयर सो एंड सो, तो भैया वो उस असेसमेंट ईयर से एप्लीकेबल है। और अगर मान लो वहां पे ऐसा लिखा हुआ है एज मे बी नोटिफाइड, मतलब वो नोटिफिकेशन की डेट से एप्लीकेबल होगा, उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन आएगा, और जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन से वो अमेंडमेंट एप्लीकेबल होगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, फाइनेंस एक्ट तीसरा सोर्स आपका। सबसे पहले क्या होता है, प्रेजेंटिंग द बिल। एवरी ईयर फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट अ फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में वो फाइनेंस बिल है वो प्रेजेंट करता है, which contain various amendment proposed to be made in the direct and indirect taxes. Finance Bill 2020 presented by Nirmala Sitharaman as on the 1st Feb 2020 को निर्मला जी ने ये बजट प्रेजेंट किया था, फाइनेंस बिल प्रेजेंट किया था। उसके बाद उसको अप्रूवल आता है, और अप्रूवल कैसे होता है देखो, as soon as bill passed by both the House of Parliament and thereafter receive the approval from the president, it becomes the finance act. जो फाइनेंस बिल 2020 है दैट बिकम्स द फाइनेंस एक्ट ऑन 27 मार्च 2020। जो 27 मार्च 2020 गया वो 27 मार्च को प्रेसिडेंट ने साइन कर लिया था। तो 27 मार्च 2020 को फाइनेंस बिल 2020 है वो फाइनेंस एक्ट 2020 बन गया था आफ्टर रिसीव द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट पार्ट, अमेंडमेंट्स। The amendments proposed therein are then incorporated in the Income Tax Act, and the Finance Act brings amendment to the direct tax laws and it provide the tax rates also। जो फाइनेंस बिल होता है, देखो अपनी जो टैक्स रेट होती है ना, स्लैब रेट वगैरह, ये कहाँ दे रखी है, ये इनकम टैक्स एक्ट में नहीं दे रखी, ये हर साल आपके फाइनेंस एक्ट में दे रखी होती है। हर साल फाइनेंस एक्ट में दे रखी होती है कि आपके लिए टैक्स रेट क्या रहेगी। अब एक और कंसेप्ट आता है, नोटिफिकेशन एंड सर्क्यूलर फ्रॉम सीबीडीटी। ये क्या होता है, नोटिफिकेशन और सर्कुलर में क्या फर्क है? पहली चीज तो नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन किसको बोलते हैं पता है? कि किसी भी चीज को नोटिफाई करना, मतलब अमेंडमेंट करना। जैसे मैंने बोला एक तो कि भाई कोई अमेंडमेंट आता है, उसके लिए ऐसा लिखा हुआ है एज मे बी नोटिफाइड, तो जिस दिन वो नोटिफाई करेंगे उस दिन से वो अमेंडमेंट एप्लीकेबल होगा। अब एक चीज समझना, जो नोटिफिकेशन होता है ना वो आपके लिए बाइंडिंग होता है, मींस आपको मानना ही मानना है। अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो नोटिफिकेशन आपको मानना ही मानना है। फॉर एन एग्जाम्पल आई कैन टेक वन एग्जाम्पल, क्या सपोज जो जीएसटी का एग्जाम्पल लेता हूं, जीएसटी में कहीं पे रेट 9% थी, अब उनका गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया कि ये रेट 18% होगी जीएसटी की रेट करके, ठीक है, या 12% से 18% होगी। अब 18% हो गई, वो नोटिफिकेशन है, सो यू हैव टू फॉलो दैट, आपको मानना ही पड़ेगा। इट इज बाइंडिंग टू ऑल, मींस डिपार्टमेंट के लिए भी बाइंडिंग है एज वेल एज आपके लिए एसएससी के लिए भी बाइंडिंग है, दैट इज कॉल्ड नोटिफिकेशन। लेकिन जो सर्कुलर रहते हैं ना, सर्कुलर किसी प्रोविजन को क्लेरिफाई करने के लिए होते हैं। जैसे कोई प्रोविजन है उसको क्लेरिफाई करने के लिए वो लोग सर्कुलर इशू करते हैं, और ये सर्कुलर रहते हैं, ये डिपार्टमेंट के इंटरनल पर्पस के लिए रहते हैं। डिपार्टमेंट के इंटरनल पर्पस के लिए रहते हैं। सर्कुलर इज नॉट बाइंडिंग टू द एसएससी, इट इज बाइंडिंग टू द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट पे ये बाइंडिंग होते हैं, डिपार्टमेंट को ये फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन एसएससी पे ये बाइंडिंग नहीं होते हैं। अगर कोई सर्कुलर एसएससी के लिए बेनिफिशियल है तो एसएससी उसको ऑप्ट कर सकता है, बट इफ इट इज नॉट बेनिफिशियल टू एसएससी तो एसएससी उसको इग्नोर भी कर सकता है। तो मैं बोलूं नोटिफिकेशन इज बाइंडिंग फॉर बोथ डिपार्टमेंट एज वेल एज एसएससी, सबके लिए बाइंडिंग है। But circular are binding to the department only. If it is beneficial to SSC तो SSC उसको फॉलो कर सकता है, अदरवाइज SSC उसको फॉलो नहीं करेगा तो भी चलेगा। अब एक चीज समझना, एक एग्जांपल लेता हूं सर्कुलर और नोटिफिकेशन का। नोटिफिकेशन तो आपको पता ही है, आजकल इंस्टीट्यूट के भी बहुत नोटिफिकेशन आते रहते हैं। तो नोटिफिकेशन इज बेसिकली बाइंडिंग, ठीक है। एक सर्कुलर का एग्जांपल लेता हूं। आपको याद है आपके ऑफिस में
आपने ऑडिट फीस के लिए अपने क्लाइंट को बिल भेजा और क्लाइंट को जो बिल भेजा उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपीज, दैट इज योर फीस। इसमें आपने जीएसटी ऐड किया 18,000, आगे वाले का टोटल 1,18,000 का 1,18,000 का बिल है। अब एक बात बताओ मुझे, वो जो आपको पेमेंट करेगा तो उसमें टीडीएस काटेगा प्रोफेशनल फीस पे अंडर सेक्शन 194J, और 194J में जो टीडीएस काटेगा तो टीडीएस 10% कटता है, अभी थोड़े टाइम के लिए 7.5% किया गया है। तो मान लो इस पे जो 7.5% टीडीएस है वो टीडीएस कितने पे काटेगा? आप ही बताओ, 1,18,000 पे काटेगा या फिर सिर्फ 1 लाख पे काटेगा? जो टीडीएस है वो 1,18,000 पे काटेगा क्लाइंट या ओनली 1 लाख पे काटेगा? राइट आंसर इज ओनली 1 लाख पे काटेगा। वो क्या करेगा 1 लाख पे, क्योंकि जो जीएसटी ऑन सर्विस कंपोनेंट है उस पे टीडीएस नहीं काटोगे तो भी चलेगा। ये एक सीबीडीटी का सर्कुलर है। अब एक बात बताओ, अगर मान लो किसी बंदे ने पूरे 1,18,000 पे काट लिया, किसी बंदे ने पूरे 1,18,000 पे काट लिया, तो क्या ये गलत हो जाएगा क्या? आंसर इज नो, ऐसा कोई गलत नहीं है। आपने काट लिया तो काट लिया, कोई दिक्कत नहीं करके, ठीक है, आपने वो सर्कुलर फॉलो नहीं किया। बट सिंस दिस सर्कुलर इज बेनिफिशियल टू एसएससी, तो लोग इसको फॉलो करते हैं, बेनिफिशियल है, आप फॉलो कर सकते हो, और आप टीडीएस है वो सिर्फ 1 लाख पे काटोगे। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस, देखो क्या लिखा हुआ है, सर्कुलर आर इशूड बाय सीबीडीटी टू क्लेरिफाई the meaning and scope of certain provision contained in the act। मींस एक्ट में जो प्रोविजन है उसका मीनिंग बताने के लिए, स्कोप बताने के लिए ये इशू होते हैं। नोटिफिकेशन आर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और सीबीडीटी टू गिव इफेक्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट। मींस एक्ट का कोई प्रोविजन है उसमें लिखा हुआ है एज मे बी नोटिफाइड, मींस वो अमेंडमेंट का इफेक्ट देने के लिए वो लोग नोटिफिकेशन इशू करेंगे। सर्कुलर are binding to the assessing officer but not to the assessee and courts. However, assessee can take the advantage of circular which are beneficial to them। उसका एग्जाम्पल मैं अभी आपको बता चुका हूं, ठीक है। चलो, उसके बाद तुम्हारे कोर्ट के जजमेंट। अपन क्या पढ़ रहे हैं? सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। मींस इनकम टैक्स लॉ को पढ़ने के लिए क्या क्या चीजों को आपको नॉलेज होना चाहिए? इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962, उसके बाद फाइनेंस एक्ट 2020 वाला तुम्हारे लिए, सर्कुलर नोटिफिकेशन, एंड तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट। ये जजमेंट क्यों आते हैं? क्योंकि लिटिगेशन होती है, हर चीज एक्ट में दी हुई नहीं होती है, कहीं ना कहीं पे लिटिगेशन वाला पॉइंट आता है, तो वो लिटिगेशन वाला पॉइंट फिर कोर्ट में जाता है और कोर्ट क्या करती है? उस पर जजमेंट देती है। वो जजमेंट भी आपको ध्यान रखने पड़ते हैं। तो देखो, various issues which are arise out of the provision of the act are decided by the high court and supreme court। उसके बाद अपन कुछ सेक्शन पढ़ते हैं इनकम टैक्स की, जो बेसिक सेक्शन है वो बेसिक सेक्शन अपन पढ़ते हैं, और सबसे पहली सेक्शन दैट इज सेक्शन नंबर 4, इट इज कॉल्ड चार्जिंग सेक्शन। देखो, हर एक्ट की एक चार्जिंग सेक्शन होती है, जैसे जीएसटी की चार्जिंग सेक्शन होती है कि भाई जीएसटी कब लगता है, वैसे इनकम टैक्स कब लगता है। तो इनकम टैक्स की चार्जिंग सेक्शन इज सेक्शन 4, और सेक्शन 4 बड़ा सिंपल सा बात बोलती है कि जो भी आप प्रीवियस ईयर में, कोई भी पर्सन है जिसने जो प्रीवियस ईयर में इनकम कमाई है, उस प्रीवियस ईयर की जो इनकम है उस पे असेसमेंट ईयर में टैक्स लग जाएगा। प्रीवियस ईयर में अगर आप जो इनकम कमाते हो, फॉर एवरी पर्सन उस इनकम पे असेसमेंट ईयर में आपको टैक्स लग जाएगा। ये तुम्हारी चार्जिंग सेक्शन बोलती है। तो देखो चार्जिंग सेक्शन क्या बोलती है, दैट इज सेक्शन 4। इनकम टैक्स इज चार्ज फॉर एवरी असेसमेंट ईयर। पहली चीज, ये हर असेसमेंट ईयर में लगेगा। ऐसा नहीं कि आपको एक बार लग गया उसके बाद टैक्स ना लगे, ऐसा नहीं। एवरी असेसमेंट ईयर जो आप इनकम कमाओगे उस पर टैक्स लगेगा, एवरी असेसमेंट ईयर। इट इज चार्ज ऑन एवरी पर्सन एज डिफाइंड इन सेक्शन 231, मींस हर पर्सन की इनकम पे। अब पर्सन का मतलब क्या होता है वो तुमको यहां पे मैंने दे रखा है, पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 31, नॉट सबसेक्शन, इट्स क्लॉज 31। सो 231 में पर्सन की डेफिनेशन दे रखी है। तो एवरी पर्सन की जो भी इनकम है उस पे टैक्स लगेगा। इट इज चार्ज ऑन द टोटल इनकम अर्न बाय द पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मींस जो प्रीवियस ईयर में उसने इनकम कमाई, असेसमेंट ईयर में उस पे क्या लग जाएगा? टैक्स। The tax is levied at the rate prescribed by the Finance Act। देखो, फाइनेंस एक्ट में जो रेट दे रखी है उस रेट से टैक्स लगता है। तो यहां पे सेक्शन 4 में ही लिख लिया है कि जो फाइनेंस एक्ट में जो रेट दे रखी है उस रेट से है वो टैक्स लगेगा। तो मैं बोलूं चार्जिंग सेक्शन क्या बोलती है कि एवरी असेसमेंट ईयर में एवरी पर्सन को
प्रीवियस ईयर में जो टोटल इनकम कमाई जाती है उस पे उसको टैक्स भरना पड़ता है। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलो अब एक बात समझना सर, ये प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है? तो मैं एक सिंपल सा लॉजिक आपको बताऊं, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, इंटरमीडिएट में हम अच्छे से इसको बताते हैं प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, बट इन सिंपल लैंग्वेज प्रीवियस ईयर इज अ ईयर इन विच यू अर्न द इनकम। मींस वॉट एवर अर्निंग का जो ईयर है, जिस ईयर में इनकम कमाते हो, दैट इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर। और जिस ईयर में आप उस पर टैक्स भरोगे दैट इज कॉल्ड योर असेसमेंट ईयर। और इन सिंपल वर्ड को बता दूं, प्रीवियस ईयर ये है तो उसके नेक्स्ट वाला ईयर है वो तुम्हारा असेसमेंट ईयर है, और आई कैन से दैट असेसमेंट ईयर के पहले वाला ईयर है दैट इज कॉल्ड योर प्रीवियस ईयर। अब एक चीज समझना, सबसे पहले अपन असेसमेंट ईयर की बात करते हैं। असेसमेंट ईयर को डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 9 में, और यहां पे क्या लिखा हुआ है? असेसमेंट ईयर मींस द पीरियड ऑफ 12 मंथ commencing on first day of April every year. Income earned in previous year is taxed in assessment year. For assessment year 21-22 is a period of 12 months commencing from the 1st April 21 and ending on 31st March 2022. तो मैंने क्या बोला? यहां लिखा है कि 12 मंथ का पीरियड जो ऑलवेज 1st अप्रैल को चालू होता है, मींस असेसमेंट ईयर विल बी ऑलवेज ऑफ 12 मंथ, हमेशा 12 मंथ का ही पीरियड रहेगा करके, ठीक है, और वो 1st अप्रैल को चालू होगा और 31st मार्च को कंप्लीट होगा, दैट इज कॉल्ड योर असेसमेंट ईयर। और जो प्रीवियस ईयर में इनकम कमाते हो उस पे टैक्स है वो आपके असेसमेंट ईयर में लगेगा। सो फॉर योर एग्जामिनेशन योर असेसमेंट ईयर इज 21-22. So this will start from 1st April 21 till 31st March 22. This is called your assessment year. अब एक चीज समझना, प्रीवियस ईयर किसको बोलेंगे? तो मैं बता दूं, असेसमेंट ईयर से पहले वाला जो पीरियड है, असेसमेंट ईयर जो होता है उसके पिछले वाला ईयर है, दैट इज कॉल्ड योर प्रीवियस ईयर, दैट इज कॉल्ड योर प्रीवियस ईयर। तो देखो क्या लिखा हुआ है, प्रीवियस ईयर सेक्शन 3। प्रीवियस ईयर मींस अ फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर से पहले वाला। For assessment year 21-22, the previous year shall be period from 1st April 2020 till 31st March 2021. Total income earned in previous year 2021 is assessed in assessment year 21-22. अब एक बात बताओ, क्वेश्चन ये आता है कि प्रीवियस ईयर क्या हमेशा 12 मंथ का होगा? असेसमेंट ईयर तो हमेशा 12 मंथ का होगा, क्या प्रीवियस ईयर भी हमेशा 12 मंथ का होगा? आंसर इज नो। नॉर्मली ये 12 मंथ का होता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। जैसे आपने बिजनेस कोई नया चालू किया है, अगर आपने कोई नया बिजनेस चालू किया इन द मंथ ऑफ द सितंबर, 1 सितंबर को, तो वो वाला प्रीवियस ईयर 1 सितंबर से चालू होगा और 31 मार्च तक कंप्लीट होगा। मींस वो वाला प्रीवियस ईयर है वो 1 सितंबर से चालू होगा और 31 मार्च को कंप्लीट होगा। देखो असेसमेंट ईयर ऑलवेज 12 मंथ का होगा, बट प्रीवियस ईयर 12 मंथ से कम हो सकता है अगर आपने कोई नया सोर्स ऑफ इनकम या तो जनरेट किया है उस साल में। तो जिस डेट को वो सोर्स ऑफ इनकम एग्जिस्टेंस में आया वहां से लेके और 31 मार्च ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर रहेगा। तो प्रीवियस ईयर 12 मंथ से कम का हो सकता है। अब एक और चीज समझना, आप मुझे बोलोगे क्या सर हमेशा ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर में जो इनकम कमाते हैं उस पर टैक्स असेसमेंट ईयर में ही भरना है, मींस रिटर्न वगैरह असेसमेंट ईयर में ही भरना है? आंसर इज नॉर्मली यस, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे कोई पर्सन इंडिया छोड़ के परमानेंटली जा रहा है, या इंडिया से अगर शिप कोई आई थी वो शिप चली जाती है, तो उनके लिए प्रीवियस ईयर में ही टैक्स भरना पड़ जाता है करके, ठीक है। तो वो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो आगे आएंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट in case of business or profession newly set up or the source of income newly coming into existence, the financial year in that financial year the previous year shall be period beginning with the date of setting up of the business or profession, or as the case may be the date on which the source of income is newly comes into existence and ending with that financial year. तो भैया जैसे आपने बिजनेस या प्रोफेशन चालू किया वो 1 सितंबर को किया, तो प्रीवियस ईयर विल स्टार्ट फ्रॉम 1 सितंबर टिल 31 मार्च। पर्सन का डेफिनेशन क्या होता है? देखो दो डेफिनेशन लास्ट, एक तो पर्सन और एक तुम्हारा असेसी। तो क्वेश्चन ये आता है पर्सन कौन होता है और असेसी कौन होता है? पर्सन में तुम्हारे 7 पर्सन है वो यहां पे कवर किए हुए हैं। 7 पर्सन कौन? इंडिविजुअल, HUF, AOP, BY, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म। इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, AOP, BY, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? एक नेचुरल पर्सन। आप हो, मैं हूं, हम इंडिविजुअल है,
तो हम पर्सन की डेफिनेशन में आएंगे HUF। हिंदू लॉ के हिसाब से एक हिंदू फैमिली है वो एक अगर सेपरेट एंटिटी मानी जाएगी और उसको बोला जाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब आगे जाके ये बोल रहे हैं कि जब DTC आएगा, डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा, इनकम टैक्स का आगे हो सकता है डायरेक्ट टैक्स कोड आ जाए, उसमें HUF नाम की जो चीज है उसको हटा दिया है। अब ये HUF कौन बना सकता है? कोई भी हिंदू फैमिली बना सकती है। क्या मुस्लिम लोग HUF बना सकते हैं? आंसर इज नो, मुस्लिम लोग नहीं बना सकते, ईसाई नहीं बना सकते करके, ठीक है। जो हिंदू लोग हैं वो बना सकते हैं, जो जैन है वो बना सकते हैं, बिकॉज जैन आर पार्ट ऑफ द हिंदू। तो जैन है, वो जैन लोग हैं, वो लोग HUF है, वो HUF बना सकते हैं। अब एक चीज समझना, HUF के बाद कंपनी मींस बॉडी कॉर्पोरेट, प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी होती है वो सब तुम्हारे कंपनी में आ जाएगी। पार्टनरशिप फर्म, एक चीज याद रखना, फर्म में हमेशा LLP इंक्लूड होगी। जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है दैट इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन द फर्म। LLP को आप अलग नहीं मानोगे, फर्म मतलब LLP भी साथ में आ गया। नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म एज वेल एज द LLP है वो भी तुम्हारी फर्म ही मानी जाती है करके, ठीक है। अब एक चीज समझना, सर आप बोलोगे इनकम टैक्स में फर्म और LLP में कोई फर्क है? आंसर इज नो, कुछ भी फर्क नहीं है। जो फर्म और LLP है उसमें कोई फर्क नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में जो फर्म का टैक्सेशन है वैसा ही LLP का टैक्सेशन है, सिर्फ फर्क एक जगह आएगा। जब मैं आपको प्रिजम्पटिव बेसिस टैक्सेशन पढ़ाऊंगा 44 AD सेक्शन, जो 44 AD पता है वो 8% 6% वाला ऑफिस में आपने किया होगा, वो फर्म के लिए होता है, लेकिन LLP वो सेक्शन नहीं ले सकती। तो वहां पे जाके एक डिफरेंस आ जाता है फर्म और LLP में, मींस दैट सेक्शन इज एप्लीकेबल टू फर्म बट दैट सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू LLP। वो LLP पे वो सेक्शन है वो एप्लीकेबल नहीं होती है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस, इट इज एप्लीकेबल टू फर्म बट इट इज नॉट एप्लीकेबल टू LLP, बट अदरवाइज मैं बता दूं फर्म एंड LLP दोनों सेम है। अब आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा, आ ही रहा है आपके दिमाग में, और दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर LLP में तो पार्टनर की लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। मैं बता दूं इनकम टैक्स के लिए ऐसा नहीं होता, इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होता। इनकम टैक्स में LLP का पार्टनर है उसकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मैं पार्टनरशिप फर्म में पढ़ाऊंगा, वहां एक सेक्शन पढ़ाऊंगा 167C, और 167C सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि जो पार्टनर है ना, उस 167C की लैंग्वेज ये चलती है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन इनकम टैक्स एक्ट 1960, सॉरी, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द LLP एक्ट 2008। जो पार्टनर की लायबिलिटी है वो यहां अनलिमिटेड है फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो मैं बता दूं बेटा, इनकम टैक्स में फर्म और LLP में कोई फर्क नहीं है। आप प्रैक्टिकल लाइफ में फर्क देखते हो कि उसके लिए फाइलिंग करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, बट फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स दोनों में कोई फर्क नहीं है। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलो, तो मैंने क्या बोला, पर्सन में कौन कौन आएगा? इंडिविजुअल आएगा, कोई दिक्कत नहीं इंडिविजुअल में, HUF आएगा, कंपनी आएगा, फर्म LLP आएगा, AOPBOI दैट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ये क्या होता है AOPBOI? AOPBOI के एग्जांपल के लिए आई कैन टेक वन एग्जांपल ऑफ द जॉइंट वेंचर। किसी ने जॉइंट वेंचर बनाया और कोई फर्म वगैरह नहीं बनाया, जॉइंट वेंचर में लोग शामिल होते हैं और वो कुछ ना कुछ पर्पस के लिए, कुछ एम के लिए कुछ बिजनेस वगैरह करते हैं, दैट इज कॉल्ड AOP और BOI। इससे और सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, आपने देखा होगा ट्रस्ट, जो चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं, ट्रस्ट का तो काम किया ही होगा ऑफिस में। तो जो ट्रस्ट होते हैं वो ट्रस्ट जब तक रजिस्टर्ड नहीं होते, जब तक वो 12AA में रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, 12AA या 12AB करके इस साल एक नई सेक्शन आई है, तो जब तक वो 12AA 12AB में रजिस्टर्ड नहीं होते तब तक हम उसको AOPBOI ट्रीट करते हैं, मींस एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब आप बोलोगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में क्या फर्क होता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन में कोई भी पर्सन मेंबर बन सकता है। जैसे दो कंपनी जॉइंट वेंचर में एंटर करती है और वो कोई एंटिटी नहीं बनाती है तो उसको एसोसिएशन ऑफ पर्सन माना जाएगा, क्योंकि पर्सन है, कंपनी इज अ पर्सन। बट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में क्या होता है? सिर्फ इंडिविजुअल लोग मिलके ही काम करते हैं। जैसे आप, मैं और दो चार अपने फ्रेंड्स और अपन ने 10 लोगों ने मिलके कुछ ऐसा क्लब जैसा वगैरह ऐसा कुछ बनाया, मान लो, ठीक है, और उसको हमने, सब इंडिविजुअल है, तो उसको क्या माना जाएगा? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, लोकल अथॉरिटी।
ये लोकल अथॉरिटी क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के पैसे, जो गवर्नमेंट है वो पैसे देती है उसको और वो लोगों के लिए यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड लोकल अथॉरिटी। फॉर एग्जांपल जैसे बीएमसी है हमारे यहाँ पे, जो बीएमसी दैट इज म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन करके, ठीक है, आपके वहां पे जो ग्राम पंचायत है, म्युनिसिपैलिटी है, ये सब तुम्हारे लोकल अथॉरिटी में आती है। और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में जो ऊपर कहीं नहीं आता, दैट इज कवर्ड इन द आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। वी कैन टेक अ एग्जांपल ऑफ द देवी देवता। तो जितने भी भगवान है, देवी देवता है, दैट इज कवर्ड इन द आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, दैट इज कॉल्ड पर्सन का डेफिनेशन। तो टोटल 7 पर्सन है जो इनकम टैक्स में पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीवाई, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। सर असेसी कौन होता है? ये तो बात आपने कर दी पर्सन की, सर असेसी कौन होता है? तो मैं बता दूं, इन पर्सन में से जो टैक्स पे करने के लिए लायबल है, जो टैक्स पे करने के लिए लाइबल है, दैट इज कॉल्ड असेसी। मींस पर्सन लाइबल टू पे टैक्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट, then that person will be known as the assessee. I can take one example. You all are the person, but you are not assessee. I am the assessee also. I am a person also and assessee also, because person की definition तो मैं तुम्हें आता ही हूँ, as well as the मैं assessee हूँ। तो मैं in simple word आपको ये बोल दूँ, all assessee are person, क्योंकि जितने भी assessee है वो person तो होंगे, but all person are not assessee. You are the person, but you are not assessee. But I am a person as well as assessee. You got my point or not? So I can say that all assessee are person, but all person are not assessee. तो देखो क्या लिखा हुआ है, assessee की definition क्या बोलती है section 2 clause 7 में। It means any person who is liable to pay tax or any other sum. Any other sum का मतलब क्या होता है? या तो टैक्स पे करने के लिए लाइबल है, या एनी अदर सम मींस अगर मान लो इनकम टैक्स में अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 एनी अदर सम मींस आपसे अगर डिपार्टमेंट फीस चार्ज कर रहा है या पेनल्टी चार्ज करता है, जैसे आपको पेनल्टी का ऑर्डर आ गया, तो क्या आप असेसी बन जाओगे? आंसर इज यस, बिकॉज यू आर लाइबल टू पे एनी सम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो आप अगर कोई भी टैक्स या एनी अदर सम अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 पे करने के लिए लाइबल हो, देन यू विल बी ट्रीटेड एज द असेसी। नेक्स्ट पार्ट, लेकिन असेसी में कुछ और है जो स्पेसिफिकली डाले कि ये भी आ जाएंगे। कौन कौन? पहला, इट इंक्लूड्स every person in respect of whom any proceeding under the act has been taken for the assessment. मीन्स किसी का असेसमेंट चालू हो गया हो, क्या लिखा है? एवरी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ हुम एनी प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट हैज बीन टेकन फॉर द असेसमेंट, उसका असेसमेंट चालू हो गया हो करके, ठीक है। और असेसमेंट उसकी खुद की इनकम से रिलेटेड, उसकी खुद की इनकम से रिलेटेड, ऑफ हिज इनकम और इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल, या किसी और की इनकम से रिलेटेड, बट वो इनकम इस असेसी के हाथ में आती है, तो वो असेसी बन जाएगा। आई कैन टेक वन एग्जांपल, मेरी कोई इनकम नहीं है, मेरा बेटा है, उसकी 4 लाख इनकम है। अब वो 4-5 लाख इनकम मान लो मेरे में क्लब होती है और असेसमेंट चालू हो गया, तो भैया एक बात बताओ, वो मेरा असेसमेंट मेरे बेटे की इनकम है ना, बट बेटे की इनकम मेरे में क्लब होनी चाहिए। तो यहां पे एक चीज समझना, इस केस में मैं असेसी बन जाऊंगा। तो मेरी इनकम का असेसमेंट या किसी और की पर्सन की इनकम का असेसमेंट जो मेरे हाथ में क्लब हो रही है, or the loss sustained by him or any other person, or the amount of refund due to him or such any other person, means in simple case अगर इनकम टैक्स में कोई असेसमेंट चालू हो गया, कोई प्रोसीडिंग चालू हो गई आपके खिलाफ करके, ठीक है, आपकी खुद की इनकम लॉसेस को लेके, किसी और पर्सन की इनकम लॉसेस को लेके, तो उस केस में आप असेसी बन जाओगे। दूसरा, एवरी पर्सन who is deemed to be assessee under any provision of act, that is trustee of trust or a representative assessee। जैसे मान लो इनकम टैक्स में कहीं लिखा हुआ है कि आप डीम टू बी असेसी माने जाओगे, तो डीम टू बी असेसी हो तो भी आप असेसी बन जाओगे। जैसे ट्रस्ट के लिए जो ट्रस्टी होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं करके, ठीक है, तो भैया जो रिप्रेजेंटेटिव असेसी होते हैं, तो जितने भी ट्रस्टी है वो भी असेसी बन जाएंगे। और एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी असेसी इन डिफॉल्ट अंडर एनी प्रोविजन, अगर मान लो आप इनकम टैक्स में कहीं पे भी असेसी इन डिफॉल्ट बन जाते हो। असेसी इन डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? जैसे आपको टैक्स भरना है या टीडीएस काटा, टीडीएस गवर्नमेंट को भरना है, आपने टीडीएस भरा ही नहीं,
तो टीडीएस भरा ही नहीं तो आप डिफॉल्ट में आ गए, तो आपको बोला जाता है एसएससी इन डिफॉल्ट। तो जो एसएससी इन डिफॉल्ट है वो भी एसएससी माना जाता है। तो देखो मैं बोलूं एसएससी कौन है, सबसे पहला अगर कोई पर्सन है लाइबल टू पे टैक्स और एनी अदर सम अंडर इनकम टैक्स एक्ट, दैट पर्सन इज एसएससी। इसमें डीम्ड एसएससी भी आ जाते हैं। कौन कौन? सबसे पहला अगर किसी के खिलाफ प्रोसीडिंग चालू हो गई है, कोई असेसमेंट वगैरह चालू हो गया उसकी खुद की इनकम से रिलेटेड, या इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन, या लॉसेस ऑफ एनी अदर पर्सन, खुद के लॉसेस से रिलेटेड कोई ना कोई इनकम टैक्स में प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई, तो वो एसएससी की डेफिनेशन में आ जाएगा। या फिर जो कोई पर्सन है वो पर्सन डीम टू बी एसएससी है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, वो भी आ जाएगा एसएससी की डेफिनेशन में। या फिर एसएससी इन डिफॉल्ट है तो वो भी एसएससी की डेफिनेशन में आ जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलो अब अपन चालू कर रहे हैं आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, टैक्स रेट फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 के टैक्स रेट इस साल की क्या है। तो हम चलते हैं अब टैक्स रेट पे। तो ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, आपका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, इधर उधर नहीं देखना। आपके पास बुक नहीं है तो भी चलेगा। चलो इधर देखो, आप सब लोग इधर देखोगे। मैं आपको अब सिखाने वाला हूं टैक्स रेट करके, ठीक है। और टैक्स रेट कौन से ईयर के लिए, तो मैं बता दूं हम सीखने वाले हैं टैक्स रेट फॉर असेसमेंट ईयर 21-22, या मैं बोल दूं प्रीवियस ईयर 2021, कि जो भी इनकम आपने प्रीवियस ईयर 2021 में कमाई उस पे असेसमेंट ईयर 21-22 में टैक्स लगेगा। तो उस ईयर के लिए टैक्स रेट क्या है बेसिकली। जो आज इनकम कमा रहे हैं, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इससे जो मैं इनकम कमा रहा हूं ये प्रीवियस ईयर 2021 में इनकम कमा रहा हूं, टैक्स है वो असेसमेंट ईयर 21-22 में आएगा। तो सर उस पर टैक्स रेट क्या रहेगी। तो अब एक बात समझना, टैक्स रेट जो होती है ना वो दो तरह की टैक्स रेट होती है। इधर देखना सब लोग, टैक्स रेट है वो दो तरह की टैक्स रेट होती है। एक तो होती है तुम्हारी स्पेशल टैक्स रेट, एक तो तुम्हारी होती है स्पेशल टैक्स रेट। ये स्पेशल टैक्स रेट क्या होती है, जैसे कुछ इनकम पे स्पेशल रेट से टैक्स लगता है। देयर आर सर्टेन इनकम और वो सर्टेन इनकम पे स्पेशल रेट से टैक्स लगता है, उसके लिए स्पेशल टैक्स रेट। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, इधर देखो, आपने ये सुना होगा इंटरमीडिएट में कि जो तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उस पे आपको 20% की रेट से टैक्स भरना पड़ता है। जो तुम्हारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला होता है, इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट्स बेचते हो, उस पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, तो वो आपको कौन सी रेट से टैक्स भरना पड़ता है? 30 ना बेटा, 15% की रेट से टैक्स भरना पड़ता है। वैसे ही आपने सुना था कि जो आपकी विनिंग्स की इनकम होती है ना उस पे आपको 30% की रेट से टैक्स भरना पड़ता है। तो ये सब स्पेशल रेट्स है, बहुत सारी रेट्स और आती है। जैसे एक LTCG 112A करके आता है, उसमें आपको 10% की रेट से टैक्स भरना पड़ता है। दैट इज ऑल कॉल स्पेशल रेट। मींस वो इनकम स्पेशल रेट से टैक्सेबल होगी। इसकी स्पेशल रेट है वो रेस्पेक्टिव सेक्शन में दे रखी है। तो स्पेशल रेट्स जो है वो हम टॉपिक्स के साथ में पढ़ेंगे। जैसे कैपिटल गेन में स्पेशल रेट्स जो है कैपिटल गेन पे, उस पे अपन कैपिटल गेन टॉपिक में पढ़ेंगे, विनिंग्स वाली विनिंग्स में पढ़ेंगे करके, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं मान लो बात करूं नॉन रेजिडेंट के लिए कुछ स्पेशल रेट्स होती है, वो नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन में पढ़ेंगे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो स्पेशल रेट्स नहीं पढ़ने वाले, आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज द जनरल टैक्स रेट। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो जनरल टैक्स रेट पढ़ने वाले हैं कि जनरल रेट क्या लगती है जो अदर इनकम पे लगती है। भाई LTCG 20% से जाएगा, STCG 111A 15% से जाएगा, विनिंग 30% से जाएगी। बट सर जो बाकी इनकम होती है, जैसे बिजनेस का इनकम हुआ, सैलरी का इनकम हुआ, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हुआ, जो नॉर्मल जिसके लिए स्पेशल टैक्स रेट नहीं है, वो तुम्हारी जनरल टैक्स रेट या नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल होती है। और आज हम सीखने वाले हैं आपकी नॉर्मल टैक्स रेट क्या है इस साल के लिए। तो देखो बेटा, मैं नॉर्मल टैक्स रेट की बात है वो चालू कर रहा हूं। सबसे पहले आपका ध्यान इधर होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इन केस ऑफ द इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ये जो लोग, कितने तुम्हारे 4 लोग हो गए, इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI एक साथ लेते हैं, एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, कंपनी को छोड़ दिया, पार्टनरशिप फर्म को छोड़ दिया, लोकल अथॉरिटी को छोड़ दिया करके, ठीक है। तो मैंने यहां पे क्या लिया, इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इनके केस में टैक्स रेट क्या रहती है। तो देखो बेटा,
इनके केस में आपको स्लैब रेट का बेनिफिट मिलता है। क्या मिलता है? स्लैब रेट का बेनिफिट। स्लैब रेट क्या होता है? तो इनके केस में लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अप टू 2,50,000 तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। इफ योर इनकम इज अप टू 2,50,000 तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद मोर देन 2,50,000 अप टू 5 लाख, जो भी तुम्हारा मोर देन 2,50,000 अप टू 5 लाख है, उस पे आपको 5% की रेट से टैक्स लगेगा। जो भी तुम्हारा मोर देन 5 लाख है एंड अप टू 10 लाख, जो 5 लाख से लेके और 10 लाख का इनकम है, उस पे 20% की रेट से टैक्स लगेगा। और 10 लाख से जितना भी ज्यादा इनकम है उस पे आपको 30% की रेट से टैक्स लगेगा। दैट इज कॉल्ड योर general tax rate, or I can say that the normal tax rate in case of the individual HUF, AOP, BOI and artificial juridical person up to 2,50,000 no tax। 250 से लेके 5 लाख तक 5% लगेगा, 5 लाख से लेके 10 लाख तक 20% लगेगा एंड 10 लाख से ऊपर वाला जितना भी इनकम होगा उस पे आपको 30% की रेट से टैक्स लगेगा। अब आप मुझे यहां पे आपके दिमाग में बड़े क्वेश्चंस आ रहे होंगे। एक तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एक बात बताओ ना, हमने तो बजट आया था तो हमने एक वो चीज देखी थी कि अप टू 250 तक कोई टैक्स नहीं, 250 से 5 लाख 5%, 5 लाख टू 7,50,000 तक 10%, 7,50,000 टू 10 लाख का है वहां पे 15%, फिर 12.5%, सॉरी 15% के बाद में तुम्हारा 20%, 25%, 30%। सर वो भी तो एक टैक्स रेट था। वो क्या था? बजट जब आया था, निर्मला सीतारमण जी ने जिस दिन बजट दिया था उस दिन न्यूज चैनल वालों ने बड़ा मतलब जोर जोर से टेबल बजा के बोला था उन्होंने, और जोर जोर से बोला था तुम्हारे टैक्स में ये फायदा हुआ वो फायदा हुआ। सर आप तो बोल ही नहीं रहे हो वो चीज जो मीडिया वाले बोल रहे थे। एक बात बताओ, वो जो बोला था उन्होंने कि भैया वो तुम्हारे 5 स्लैब रेट थे, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, जो 2,50,000 के गैप में स्लैब रेट दे रखे थे वो लगेंगे, लेकिन उसके लिए स्पेसिफिक कंडीशंस है, वो स्पेशल रेट है करके, ठीक है? वो लगेंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगा करके, वो मैं आपको सिखाऊंगा कि वो वाला वो ऑप्शन दे रखा है आपको कि आप चाहे तो वो वाला स्लैब रेट लो, नहीं तो आप ये नॉर्मल स्लैब रेट लो। तो हम तो नॉर्मल स्लैब रेट की बात करेंगे, कल अपन डिस्कस करेंगे, कल या परसों, जब मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको वो वाला स्लैब रेट लेना चाहिए या ये वाला स्लैब रेट जो नॉर्मल स्लैब रेट है तुम्हारा 5%, 20% एंड 30% वाला, ये लेना चाहिए। तो देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? तो देखो बेटा, वो सब चीजें हैं, आप ये इसी के टॉपिक में दे रखा है। अगर मैं आपको बताना चाहूं अभी कि वो सर कहां दे रखा है वैसा वाला सब, वो 5, 10, 15, 20, तो इसी टॉपिक में यहां पे मैंने कुछ ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजिम करके एक नया टॉपिक जोड़ा है। दैट इज ऑल्टरनेट टैक्सेशन रिजिम, मतलब आपके पास ऑल्टरनेट ये भी ऑप्शंस है, और इस ऑप्शन में एक नई सेक्शन इस बार इन्होंने डाली है, दैट इज द 115 BAC करके। और देखो ये वाली सेक्शन, ये देखो 115 BAC सेक्शन, और ये इंडिविजुअल HUF के लिए यहां ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजिम दे रखा है कि अगर आप ये चाहिए तो ये लो। अब आप ये कब लोगे, वो कब लोगे, किसमें क्या फायदा है, वो सब मैं एनालिसिस करके कल परसों तक आपको बता दूंगा। और कल परसों में हम सब सीखेंगे कि भैया कौन सी चीज बेटर है, आपको पुराने वाले में जाना चाहिए या नए वाले में जाना चाहिए। ये ऑल्टरनेटिव है आपके पास, ठीक है? चलो अब अपन अपने टॉपिक पे रहते हैं जो अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं। देखो बेटा, मैं आपको सिखा रहा हूं टैक्स रेट फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 एंड टैक्स रेट फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। दो तरह की टैक्स रेट रहती है, वन इज द जनरल टैक्स रेट, वन इज द स्पेशल टैक्स रेट। स्पेशल टैक्स रेट विल डिस्कस विद द रेस्पेक्टिव टॉपिक। नाउ वी आर डिस्कसिंग द जनरल टैक्स रेट। और जनरल टैक्स रेट क्या है? तो मैंने आपको बोला कि इन केस ऑफ इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ये 4 एसएससी जो है, इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI एक साथ में और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ये जो 4 लोग हैं, इनके लिए अप टू 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2,50,000 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। क्या बोला? अप टू 250 इज बेसिक एग्जाम्पशन। अब यहां किसी को दिमाग में एक और डाउट आ रहा होगा, सर हमको तो ये बताया था, हमको तो ये पता है कि 5 लाख तक टैक्स नहीं लगता, आप तो बोल रहे हो 2,50,000 तक ही नहीं लगता, तो यहां पे क्या है? सब चीजें आएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। जितने आपके डाउट्स है वो सब क्लियर मैं कर दूंगा, टेंशन ना लो, बहुत कुछ है करके, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन अप टू 2,50,000 देयर इज नो टैक्स। 250 टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। अब एक चीज समझना, लॉ मेकर्स बोलते हैं
कि जो ये इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इनके केस में अप टू 2,50,000 टैक्स नहीं लगता। ये जो अप टू 2,50,000 तक टैक्स नहीं लगता ना, इसको बोला जाता है बेसिक एग्जेम्पशन। इसको बोला जाता है बेसिक एग्जेम्पशन। तो जब भी हम बेसिक एग्जेम्पशन में जहां पे भी वर्ड बोलूं, आप समझना 2,50,000, 2,50,000 इज बेसिकली बेसिक एग्जेम्पशन। अब एक और चीज समझना आप लोग, यहां बेसिक एग्जेम्पशन को लॉ में बेसिक एग्जेम्पशन नहीं बोला जाता। लॉ में इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, एक सेंटेंस यूज होता है बेसिकली, और इसको बोला जाता है मैक्सिमम अमाउंट which is not chargeable to tax, that is called MANCT, maximum amount which is not chargeable to tax is 2,50,000। तो इन सिंपल वर्ड में बोलूं, मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, ऐसा कितना मैक्सिमम अमाउंट है जिस पे टैक्स नहीं लगेगा, दैट इज 2,50,000। तो इसको बेसिक एग्जेम्पशन बोलो, या मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स बोलो, या फिर आप लोग यहां इसको बेसिक एग्जेम्पशन मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स या MANCT बोलो। इसका मतलब एक ही है। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक चीज समझना, अगर कोई पर्सन सीनियर सिटीजन है, और ये सीनियर सिटीजन की बात है, वो सिर्फ बात हो रही है इन केस ऑफ द इंडिविजुअल। क्योंकि एक बात बताओ, मैं पहले तो आपको क्या बोल रहा था टैक्स रेट, कि इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन अप टू 250 तक कोई टैक्स नहीं, 250 टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। अब अपन बात कर रहे हैं अगर कोई इंडिविजुअल है, और जो इंडिविजुअल है वो अगर सीनियर सिटीजन है, क्योंकि एक बात बताओ, इंडिविजुअल की ही एज होती है, सीनियर सिटीजन इंडिविजुअल हो सकता है, कोई HUF है या फिर AOP BOI AJP जो है वो कोई सीनियर सिटीजन नहीं हो सकता। तो अगर कोई इंडिविजुअल है, और वो इंडिविजुअल जो है, पहली चीज, इंडिविजुअल जो है वो अगर तुम्हारा सीनियर सिटीजन है, अब आप मुझे बोलोगे सीनियर सिटीजन क्या होता है, मैं बताता हूं अभी। अगर कोई इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए जो बेसिक एग्जेम्पशन है ना, वो अप टू 3 लाख हो जाएगा। मींस 3 लाख तक का बेसिक एग्जेम्पशन, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद जो भी तुम्हारा 3 लाख से ज्यादा एंड अप टू 5 लाख है, उस पे टैक्स है वो 5% लगेगा। उसके बाद 5 लाख से ज्यादा एंड अप टू 10 लाख तक की इनकम पे उसको टैक्स 20% लगेगा, एंड मोर देन 10 लाख जो है उस पे उसको 30% की रेट से टैक्स लगेगा। लेकिन यहां क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय सीनियर सिटीजन? सीनियर सिटीजन किसको बोलेंगे? तो समझना, सीनियर सिटीजन का मतलब होता है, सीनियर सिटीजन का मतलब होता है, सीनियर सिटीजन मीन्स रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 60 years or more in previous year। मैंने क्या बोला? देखो बेटा, सीनियर सिटीजन किसको बोलेंगे? तो हियर सीनियर सिटीजन मींस रेजिडेंट इंडिविजुअल। अगर कोई भी पर्सन रेजिडेंट इंडिविजुअल है, पहली चीज वो रेजिडेंट होना चाहिए। सीनियर सिटीजन होने के लिए मेरे भाई लोगों, उसका रेजिडेंट होना बहुत जरूरी है। ये जो रेजिडेंट है ना, ये रेजिडेंट होना बहुत जरूरी है। अगर कोई पर्सन नॉन रेजिडेंट है, उसका एज कितना भी हो, वो सीनियर सिटीजन नहीं है। मैं सीनियर सिटीजन होने के लिए पर्सन का रेजिडेंट होना बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल लेता हूं कि जैसे मान लो एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर काका, और मिस्टर काका बांग्लादेश में रहता है और वो इंडिया के लिए रेजिडेंट नहीं है, मान लो नॉन रेजिडेंट है। उनकी एज जो है वो मान लो 70 इयर्स है। क्या वो सीनियर सिटीजन है? आंसर इज ना बाबा ना, वो सीनियर सिटीजन नहीं है। क्योंकि सीनियर सिटीजन होने के लिए पहली कंडीशन ये है कि सीनियर सिटीजन होने के लिए पहली कंडीशन वो रेजिडेंट होना जरूरी है। और अगर वो काका जो है जिनकी एज 70 इयर्स है, नॉन रेजिडेंट है, उनके लिए 3 लाख का स्लैब रेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उनके लिए स्लैब रेट का बेनिफिट है, वो स्लैब रेट का बेनिफिट आपका 2,50,000 है, वो ही मिलेगा। और बेसिक एग्जेम्पशन 2,50,000 ही मिलेगा। तो देखो बेटा, सबसे पहली चीज रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, एज 60 इयर्स और मोर इन द प्रीवियस ईयर। मींस इस प्रीवियस ईयर में अगर किसी का एज जो है वो 60 इयर्स और मोर हो जाता है तो वो तुम्हारा सीनियर सिटीजन है करके।
तो उसके लिए अप टू 3 लाख कोई टैक्स नहीं लगेगा, 3 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। लेकिन यहां पे एक चीज समझना, लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल है और वो सुपर सीनियर सिटीजन है, इंडिविजुअल है वो सुपर सीनियर सिटीजन है, तो सुपर सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन जिसका एज 80 ईयर्स या उससे ज्यादा है, उसके लिए अप टू 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। मींस 5 लाख का बेसिक एग्जम्पशन कोई टैक्स नहीं लगेगा। मोर देन 5 लाख, 5 लाख से लेके और अप टू 10 लाख तक सीधा 20% टैक्स लगेगा, एंड मोर देन 10 लाख जो है उस पे सीधा 30% है वो टैक्स लगेगा। तो देखो बेटा, जो सुपर सीनियर सिटीजन है, अब आप बोलोगे सुपर सीनियर सिटीजन किसको बोलेंगे, तो मैं सुपर सीनियर सिटीजन के यहां लिख लेता हूं सेम वैसा का वैसा जैसा ऊपर लिखा है, रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 80 ईयर्स और मोर इन प्रीवियस ईयर। मींस प्रीवियस ईयर में जिसकी एज 80 ईयर्स या उससे ज्यादा हो जाती है, दैट इज कॉल्ड, दैट पर्सन इज नोन एज द सुपर सीनियर सिटीजन करके। ठीक है, अब एक चीज समझना, वापस बोल रहे हैं हम, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। देखो बेटा, मैंने बोला व्हाट इज द टैक्स रेट, तो टैक्स रेट की बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन अप टू 250 कोई टैक्स नहीं है, 250 से 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। इन केस ऑफ द सीनियर सिटीजन दैट इज रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 60 और मोर, रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 60 और मोर दैट इज कॉल्ड सीनियर सिटीजन, उसके केस में अप टू 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। इन केस ऑफ द सुपर सीनियर सिटीजन जिनका एज 80 या उससे ज्यादा हो चुका है इन प्रीवियस ईयर, उनके लिए अप टू 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 5 लाख टू 10 लाख 20% और मोर देन 10 लाख 30%। अब एक चीज समझना, यहां पे एक इंटरेस्टिंग वाला पार्ट आता है, सब लोग समझने की कोशिश करना। इधर देखो बेटा, एक एग्जांपल ले रहा हूं, उस एग्जांपल पे आप गौर करना और समझने की कोशिश करना। इधर देखो, जैसे एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर बाला, एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर बाला, ये बाला, बाला, बाला के बाल भी है, बाला। अब एक बात बस समझना, बाला जो है रेजिडेंट है। अब एक चीज समझना, बाला अपना 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, मतलब केक काट रहा है। कब काट रहा है पता है? 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है ऑन द 1 अप्रैल 2021 को, 1 अप्रैल 2021 को वो बंदा अपना 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये कि सर इसका जन्म कब हुआ होगा, इसका बर्थ कब हुआ होगा, मुझे बताओ। तो मैं बोलूं इस भाई का बर्थ हुआ होगा, कैलकुलेट करके बताओ ना, 60 ईयर पीछे जाओ। सर आप ही बता दो तो मैं बताऊं, शायद 1 अप्रैल 1961 को हुआ होगा। हाँ 1971, 81, 91, 2001, 2011, 21, या 60 सही है। 1 अप्रैल 1961 को हुआ था उसका बर्थ। वो 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, अपना केक काट रहा है, ठीक है। और केक कब काटता है? जिस दिन अपन बर्थडे होता है उसी दिन काटते हैं केक। मेरा बर्थडे 10 दिसंबर को आता है, तो मैं 10 दिसंबर को केक काटता हूँ। और 10 दिसंबर को सब लोग बोलते हैं, जिनको खुशी हुई नहीं हुई बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू एंड ऑल दैट थिंग, वो सब चीजें होती है करके, ठीक है। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को ये है कि ये 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है 1 अप्रैल 2021 को, 1 अप्रैल 2021 को ये 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर कौन सा है? तो मैं बताऊं, आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर जो है दैट इज द 2021, और प्रीवियस ईयर 2021 का टाइम लिमिट क्या है? दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 से लेके और 31 मार्च 2021।
1 अप्रैल 2020 से लेके और 31 मार्च 2021 ये आपका प्रीवियस ईयर 2021 का टाइम है। अब एक चीज समझना, सीनियर सिटीजन किसको बोलते हैं? वापस चलते हैं सीनियर सिटीजन पे, अभी तो पढ़ा था सीनियर सिटीजन किसको बोलते हैं। तो रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 60 ईयर्स और मोर इन प्रीवियस ईयर। अगर इस प्रीवियस ईयर में, इट मींस ये वाले पीरियड में, जहां पे अपना कर्सर है देखो, ये वाले पीरियड में अगर किसी का एज 60 ईयर्स हो गया तो वो सीनियर सिटीजन है, उसको बेसिक एग्जेम्पशन 3 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा। उसको बेसिक एग्जेम्पशन 3 लाख का बेनिफिट है, वो 3 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि वो जो केक काट रहा है ना, वो जो केक काट रहा है 60th बर्थडे का, वो केक तो 1 अप्रैल 2021 को काट रहा है। जन्म कब हुआ था? 1 अप्रैल 1961 को हुआ था। सो माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, उसका 60 इयर्स कंप्लीट हुआ ये कब माना जाएगा? 60 इयर्स कंप्लीट कब माना जाएगा? 1 अप्रैल 2021 को माना जाएगा। मींस उसका जो 60 इयर्स कंप्लीट हुआ वो कब माना जाएगा? 1 अप्रैल 2021 को या 31 मार्च 2021 को। क्योंकि अगर आप मानते हो कि 60 इयर्स का एज 1 अप्रैल 2021 को हुआ, 1 अप्रैल 2021 को हुआ, तो इसको हायर बेसिक एग्जेम्पशन 3 लाख का नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि नहीं नहीं सर, वो बर्थडे भले 1 अप्रैल को सेलिब्रेट कर रहा है, केक भले 1 अप्रैल को काट रहा है, बट 31 मार्च को जो है वो उसका 60 इयर्स कंप्लीट हो गया, तो उस केस में अगर मान लो 31 मार्च 2021 को उसका 60 इयर्स कंप्लीट होता है, तो हायर बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट इसी साल प्रीवियस ईयर 2021 में ही मिल जाएगा। सो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि कब माना जाएगा 60 इयर्स का एज कंप्लीट कब हुआ? 1 अप्रैल 2021 को या 31 मार्च 2021 को? इन सिंपल वर्ड बता दूं, प्रीवियस ईयर 2021 में क्या उसको हायर बेसिक एग्जेम्पशन 3 लाख का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? बताओ बताओ बताओ। बताओ 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 मेरे भाई लोगों। तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, चलो बताओ। सिक्सटी ईयर्स का एज कंप्लीट कब माना जाएगा? जिस दिन केक काटते हो उसी दिन या उसके पिछले दिन? क्योंकि उसी दिन माना जाएगा तो फिर अगले साल हायर बेसिक एग्जामिशन, और अगर उस दिन के पिछले वाले दिन 60 इयर्स पूरा मान लिया जाएगा तो बेसिक एग्जामिशन इसी साल 3 लाख का। बताओ मुझे क्या करना है? बोलो 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 बोलो। अच्छा मैं बताऊं, अभी देखो, अगर आप जिस दिन देखो, नॉर्मली ईयर किसको बोलते हैं? नॉर्मल अपन ईयर किसको बोलते हैं? एक ईयर कंप्लीट कब होता है? जैसे कोई चीज 16 जुलाई 2019 को चालू हुआ तो ईयर कंप्लीट कब माना जाएगा? 15 जुलाई 2020 को। मैं जिस दिन कोई चीज स्टार्ट होती है उसके साल पूरा होता है उसके पिछले दिन, तो 15 जुलाई 2020 को साल कंप्लीट हुआ। तो इसी थियरी पे आप चलो। एक बात बताओ, इसका जो जन्म हुआ वो 1 अप्रैल 1961 को हुआ। ही इज सेलिब्रेटिंग बर्थडे ऑन 1 अप्रैल, बट बेटा उसका 60 इयर्स तो कंप्लीट 31 मार्च 2021 को हो चुका है ना।
31 मार्च 2021 को उसका 60 इयर्स कंप्लीट हो गया ना, तो इस केस में इसको हायर बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट इसी साल मिल जाएगा। तो इन सिंपल वर्ड बता दूं कि आपका पर्टिकुलर ईयर ऑफ एज कंप्लीट होता है लास्ट डे को। मैं जैसे 10 दिसंबर 2020 में मैं मेरा 31st बर्थडे मान लो सेलिब्रेट करने वाला हूं, तो मेरा 31st ईयर का एज 10 दिसंबर को नहीं 9 दिसंबर को कंप्लीट हो गया। और इसको लेके सीबीडीटी ने फिर सर्कुलर निकाला है और सीबीडीटी बोलती है कि अगर आपका 60 ईयर जो कंप्लीट हो रहा है, 60th बर्थडे जो है वो आप सेलिब्रेट कर रहे हो 1 अप्रैल 2021 को, तो भी ये माना जाएगा कि आपका 60 इयर्स का एज कंप्लीट हो गया था 31 मार्च 2021 को, एंड यू कैन क्लेम द हायर बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट। यू कैन क्लेम द हायर बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट। तो यहां पे मैं आपको अगर एक शॉर्ट में एक चीज लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख लूं, देखो बुक में तो मैंने हर चीज दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो बेटा इधर देखो, मैं ऐसे लिखूं, अगर कोई पर्सन है जिसका बर्थ डेट बर्थ डेट 1 अप्रैल 1961 है मान लो, तो बेसिक एग्जेम्पशन फॉर प्रीवियस ईयर 2021 और यू कैन से दैट असेसमेंट ईयर 21-22 कितना मिलेगा? 3 लाख। हायर बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिल जाएगा बिकॉज प्रीवियस ईयर 2021 में ये मान लिया जाएगा 60 इयर्स का एज कंप्लीट हो गया। वैसे ही अगर कोई पर्सन है उसका 1 अप्रैल 1941 है तो बेसिक एग्जेम्पशन इस साल में आपका 5 लाख हो जाएगा। बेसिक एग्जेम्पशन इस साल में आपका 5 लाख है, वो हो जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? अरे बोलो ना, आपको समझा कि नहीं समझा? अरे रे रे, समझा कि नहीं समझा? समझा? ठीक है, तो देखो मैंने क्या बताया, एक बार मैं क्विकली रिवाइज करवा रहा हूं। अभी तक जो मैंने टैक्स रेट बताया किस किस का, इधर देखो। Individual HUF AOP BOI artificial juridical person, what is the tax rate? Up to 2,50,000 no tax because that is basic exemption. 250 to 5 lakh 5%, 5 lakh to 10 lakh 20%, more than 10 lakh 30%. In case of the senior citizen means resident individual age 60 years or more in the previous year, up to 3 lakh there is no tax, or I can say that 3 lakh is basically basic exemption. In case of senior citizen, that 3 lakh is basic exemption. Up to 3 lakh there is no tax. 3 lakh to 5 lakh 5%, 5 lakh to 10 lakh 20%, more than 10 lakh 30%. In case of the super senior citizen means individual resident age 80 years or more in the previous year, up to 5 lakh there is no tax. 5 lakh to 10 lakh 20%, more than 10 lakh 30%. I can say that this 5 lakh is basically basic exemption for super senior citizen. अब एक चीज समझना, ये तो रही टैक्स की बात। अब एक बात समझना, ये जो टैक्स आता है ना, इस टैक्स के अंदर आपको ऐड करना पड़ता है सरचार्ज। मींस सरचार्ज है, वो सरचार्ज भी लगता है। इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इनके केस में सरचार्ज भी लगता है। अब आप मुझे बोलोगे सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज मींस टैक्स पे टैक्स, यू कैन से दैट। आपका जो टैक्स है उस पे और एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, दैट इज कॉल्ड सरचार्ज। अब एक चीज समझना, ये जो सरचार्ज होता है ना, ये किस पे लगाया जाता है? जो ज्यादा पैसा कमाते हैं, जो लोग ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, जो ज्यादा पैसा कमाते हैं, उन पे सरचार्ज लगाया जाता है। सर किस किस पे सरचार्ज है और कितना सरचार्ज है? तो इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन पे सरचार्ज कैसे है समझना, दैट डिपेंड्स ऑन योर टोटल इनकम। अगर आपका टोटल इनकम जो है, टोटल इनकम का मतलब होता है नेट टैक्सेबल इनकम, और नेट टैक्सेबल इनकम में डिडक्शन लेने के बाद वाला। एक बात बताओ, डिडक्शन लेने से पहले का इनकम हम GTI बोलते हैं, दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से आप डिडक्शन लोगे, ATC वगैरह डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A करके, ठीक है, वो लोगे, और डिडक्शन लेने के बाद जो बचेगा इट इज कॉल्ड योर NTI, और आई कैन से दैट नेट टैक्सेबल इनकम। अब एक चीज समझना, ये जो नेट टैक्सेबल इनकम है या टोटल इनकम है, इफ इट इज मोर देन 50 लाख,
ये 50 लाख से ज्यादा है बट अप टू 1 करोड़ है तो सरचार्ज लगेगा 10%। जो भी टैक्स आएगा उस टैक्स पे आपको 10% और ऐड करना है सरचार्ज। अगर किसी इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन का नेट टैक्सेबल इनकम इज मोर देन 50 लाख और अप टू 1 करोड़ है। अब एक चीज समझना, किसी इंडिविजुअल का, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन का टोटल इनकम इज मोर देन 1 करोड़ अप टू 2 करोड़, मींस 1 करोड़ से ज्यादा है बट अप टू 2 करोड़ तक है तो सरचार्ज का रेट है वो 15% हो जाएगा, मींस 15% की रेट से सरचार्ज लगेगा। अब एक चीज समझना, अगर किसी की इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है एंड अप टू 5 करोड़ है तो बेटा 25% की रेट से सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज रेट विल बी 25% एंड किसी की इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो बेटा 37% की रेट से सरचार्ज लगेगा। ये लास्ट ईयर अपनी जो निर्मला ताई है, निर्मला जी ने जब इलेक्शन वगैरह जीत लिया, जब जुलाई में बजट आया तो इन्होंने ये हायर सरचार्ज डाले, जो क्या हाई वेल्थ वाले जो लोग हैं, जो बहुत पैसा कमाते हैं करके, ठीक है, उनके लिए सरचार्ज। पहले क्या होता था पता है कि अगर 1 करोड़ से ज्यादा इनकम है तो सरचार्ज की रेट है वो मैक्सिमम 15% थी, बट इन्होंने ये 25% एंड 37% का जो सरचार्ज रेट है, 25% एंड 37% का सरचार्ज रेट है, ये इन्होंने लास्ट ईयर बजट में डाला। जो लास्ट ईयर 2019 का इलेक्शन के बाद में जो बजट आया था, उन्होंने उसमें 25 और 37% की कैटेगरी डाली। तो एक बात बताओ, आज कितना महंगा हो गया। अगर कोई 5 करोड़ से ज्यादा कमाता है, अब यार मैं तो कमाता नहीं करके, ठीक है, इतना सारा आप कमाते होंगे, तो आप अगर 5 करोड़ से ज्यादा कमाओगे तो आपको टैक्स रेट क्या हो गई पता है, 30% तो टैक्स, और उस पे 37% की रेट से सरचार्ज। तो 30% का 37% करोगे, इट्स कम्स टू द लाइक आपका, और फिर उसमें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और आ जाएगा, तो अप्रोक्स 43% टैक्स आता है। तो जो लोग हैं वो अगर मान लो 5 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं तो उनके लिए बेटा इतना टैक्स है, वो इतना टैक्स आता है, 37% की रेट से यहां पे सरचार्ज है। तो देखो बेटा, मैंने बोला सरचार्ज किसको लगता है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इन 5 लोगों के केस में सरचार्ज लगेगा। इफ योर इनकम इज मोर देन 50 लाख अप टू 1 करोड़ 10%, मोर देन 1 करोड़ अप टू 2 करोड़ 15%, मोर देन 2 करोड़ अप टू 5 करोड़ 25% एंड मोर देन 5 करोड़ तो आपको 37% की रेट से सरचार्ज लगेगा। अब एक चीज समझना, ये सरचार्ज किस पे लगता है, टैक्स पे। आप पहले टैक्स निकाल दो और उस टैक्स में फिर जो है वो आप सरचार्ज को क्या कर दो, ऐड कर दो। अब एक चीज समझना, और यहां पे जो भी आप टैक्स लेते हो और उस टैक्स में सरचार्ज ऐड कर देते हो, जो भी तुम्हारा टैक्स आता है और उस टैक्स में सरचार्ज ऐड करोगे, अगर लगता है तो इसकी जो टोटल होगी ना, उसमें ऑलवेज आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो आपको 4% ऐड करना है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, ये आपको ऑलवेज ऐड करना है, मिस करना ही करना है, ये लगेगा, सबको लगेगा। तो जो भी टैक्स आया प्लस सरचार्ज इफ एप्लीकेबल एंड उसमें आपको 4% है, वो आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, वो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपको ऐड करना है। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना आप लोग। सर एक बात बताओ, आप बोल रहे हो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करना है, आंसर इज यस। सर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर एक बात बताओ, ये जो ज्यादा लोग पैसा कमाते हैं ना, उनके लिए इन्होंने सरचार्ज रेट बढ़ाया। ऑल्टरनेटिवली ऐसा भी तो कर सकते थे, टैक्स में एक नया स्लैब क्रिएट कर लेते कि जिसकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है उस पर आप 40% टैक्स भरो 30 की जगह, वैसा भी तो कर सकते थे, बट वैसा क्यों नहीं किया? वाई दे इंक्रीज द सरचार्ज का रेट? उसके पीछे रीजन ये है कि मैं बता दूं, जो सरचार्ज का जो पोर्शन होता है ना, वो पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जेब में डालती है। मींस जो टैक्सेस का पोर्शन होता है, जो इनकम टैक्स का पोर्शन होता है, उसमें बाइफर्केशन स्टेट गवर्नमेंट को भी जाता है। जो इनकम टैक्स आता है ना, वो इनकम टैक्स का प्रपोर्शन है, वो सब स्टेट गवर्नमेंट्स को भी बढ़ता है और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में शेयरिंग होती है। बट व्हेन इट्स कम्स टू द सरचार्ज, सरचार्ज पूरा है वो मोदी जी की जेब में मतलब जाने वाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर नहीं करती है। दैट्स व्हाई दे इंक्रीज द सरचार्ज का रेट रेदर देन इनकम टैक्स की रेट का रेट, क्योंकि इनकम टैक्स बढ़ाया होता तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी देना पड़ता, और यहां सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है हम इनकम जो पैसा है वो स्टेट गवर्नमेंट को क्यों दे, इसके लिए उन्होंने सरचार्ज का रेट है वो बढ़ाया है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना आप लोग, उसके बाद अपन देखते हैं पार्टनरशिप फर्म पे टैक्स रेट क्या है। तो मैं बताऊं, पार्टनरशिप फर्म
तो मैं अगर फर्म की बात करूं तो फर्म में हमेशा एलएलपी इंक्लूड होगी। तो जो भी तुम्हारा पार्टनरशिप फर्म है इंक्लूडिंग एलएलपी एज वेल एज द लोकल अथॉरिटी, जो लोकल अथॉरिटी है, एलएलपी है एंड फर्म है, उस पे टैक्स रेट है वो फ्लैट रहती है 30%। 30% का टैक्स रेट, दैट इज द फ्लैट टैक्स रेट करके, ठीक है। स्पेशल रेट्स वाली इनकम स्पेशल रेट से ही जाएगी, एलटीसीजी होगा वो 20%, एसटीसीजी 111 है 15%, बट बाकी जितनी भी फर्म की इनकम है, एलएलपी की इनकम है, लोकल अथॉरिटी की इनकम है, वो 30% से। क्या इनको भी सरचार्ज लगता है, फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी? आंसर इज यस, यहां पे भी सरचार्ज लगता है, लेकिन कितना लगता है पता है? यहां सरचार्ज की रेट है वो फ्लैट रेट है। कैसे समझना, जैसे सरचार्ज वहां तो सब अलग अलग था, 10, 15, 25, 37, यहां ऐसा नहीं है। यहां कैसे है कि इनका अगर टोटल इनकम, इनका जो टोटल इनकम, और आई कैन से दैट नेट टैक्सेबल इनकम, दैट इज मोर देन 1 करोड़, अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो सीधा 12% की रेट से सरचार्ज लगेगा। अगर इनका टोटल इनकम, नेट टैक्सेबल इनकम इज मोर देन 1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा है, तो सीधा 12% है, वो 12% की रेट से क्या लग जाएगा? सरचार्ज। तो देखो बेटा, मैंने क्या बोला, जो फर्म है, एलएलपी है, लोकल अथॉरिटी है, उस पर टैक्स रेट इज 30%। टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज लगेगा कितना? 12% की रेट से। 1 करोड़ से ज्यादा है तो ही सरचार्ज लगेगा, कौन सी रेट से? 12% की रेट से। एंड बेटा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो 4% आपको ऑलवेज जोड़ना पड़ेगा, ऑलवेज है वो आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो तो 4% जोड़ना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी पे टैक्स रेट क्या है? तो मैं बताऊं, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है, जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज रहती है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की इनकम में बेसिकली डिडक्शन मिलता है एटीपी का। तो नॉर्मली इनका इनकम आता नहीं, बट अगर मान लो इनकम आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो उस पर टैक्स कैसे लगता है पता है? अगर उनकी इनकम अप टू 10,000 है तो 10% टैक्स लगेगा, मोर देन 10,000 है एंड अप टू 20,000 है तो टैक्स 20% से लगेगा, एंड मोर देन 20,000 उनकी इनकम है, मींस नेट टैक्सेबल इनकम, वो मोर देन 20,000 है तो टैक्स है वो 30% से लगेगा। और इनको भी सरचार्ज लगेगा, आंसर इज यस। सरचार्ज पार्टनरशिप फर्म जैसे सरचार्ज लगेगा एट द रेट 12% इफ नेट टैक्सेबल इनकम इज मोर देन 1 करोड़, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो आपका 4% है, वो ऑलवेज लग जाएगा, ऑलवेज है वो आपका 4% की रेट से लग जाएगा। तो देखो बेटा, मैंने आपको क्या बोला, अगर मैं आपको एक बार टैक्स रेट की बात करूं, पहले फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी 30% फ्लैट रेट, फ्लैट रेट 30%। सरचार्ज इफ एनटीआई इज मोर देन 1 करोड़ 12% से सरचार्ज लगेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो लगना ही लगना है। उसके बाद में मैं अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करूं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में अप टू 10,000 तक है वो 10% टैक्स है, अप टू 10,000 10%, 10,000 टू 20,000 20%, एंड मोर देन 20,000 30%। सरचार्ज लगेगा 12% की रेट से इफ एनटीआई इज मोर देन 1 करोड़, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो आपका 4% से लगेगा। चलो अब एक काम करो, आप एक बार आपको मैं कुछ बताता हूं अपनी बुक से, वो एक बार आप देख लो, उसके बाद मैं आपको कंपनी का टैक्स रेट बताने वाला हूं कि कंपनी को कौन सी रेट से टैक्स लगता है। तो चलो आप एक काम करो, अब आपके पास जो बुक है उस बुक में यहां से पढ़ना चालू करो, यहां से लेके मीन्स आपका पेज नंबर 3 से लेके एंड पेज नंबर 4 में जहां इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी है ना, उसके ऊपर वाला, यहां तक एक बार आप 2-3 मिनट में ओवरव्यू कर लो, और ये एक बार रीड कर लेना जो मैंने आपको सिखाया था, और इसके पास वो पैसा लिख लेना, दैट इज 1 अप्रैल 1961 को अगर किसी का बर्थ हुआ है तो इस साल में उसको हायर बेसिक एग्जेम्पशन 3 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा, वैसा आप लिख लेना, ठीक है। चलो, तो आप लोग कंपनी का टैक्स रेट को छोड़ के ऊपर जो दे रखा है उसको एक बार आप रीड कर लो, एक बार आप रीड कर लो, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कंपनी का टैक्स रेट। ये मैं बोल रहा था ये कि ये कॉपी मार दो अगर ऐसा चाहिए वहां पे। तो
यस पीपल डन। चलो अब अपन चलते हैं कंपनीज पे। सर कंपनीज का टैक्स रेट क्या होता है, इधर देखो बेटा। तो मैं बता दूं कंपनीज बेसिकली दो टाइप की होती है। एक तो तुम्हारी डोमेस्टिक कंपनी और एक तुम्हारी फॉरेन कंपनी। एक तो डोमेस्टिक कंपनी, एक तुम्हारी फॉरेन कंपनी। अब आप मुझे पूछोगे डोमेस्टिक कंपनी क्या होता है, फॉरेन कंपनी क्या होता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे जाके, ठीक है। जब डिविडेंड की बात करूंगा तो वहां आपको मैं बताऊंगा डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है, फॉरेन कंपनी क्या होती है, एंड इंडियन कंपनी क्या होती है। क्या इंडियन कंपनी ही डोमेस्टिक कंपनी होती है या फिर फॉरेन कंपनी भी डोमेस्टिक कंपनी बन सकती है, तो वो अपन डिस्कशन वहां जाके करेंगे। अभी मैं बात कर रहा हूं डोमेस्टिक कंपनी। तो सर आप बता दो डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट क्या है। तो अगर मैं टैक्स रेट की बात करूं, तो अभी आपका डोमेस्टिक कंपनी है उसके लिए जो नॉर्मल टैक्स रेट है वो टैक्स रेट आपका 30% है। मीन सिंपल सी बात बताऊं मैं, 30% की टैक्स रेट है डोमेस्टिक कंपनी के लिए एंड फॉरेन कंपनी के लिए 40%। डोमेस्टिक कंपनी के लिए 30%, फॉरेन कंपनी के लिए 40%, दैट इज द टैक्स रेट। लेकिन यहां एक चीज समझना, डोमेस्टिक कंपनी जो है अगर उसका टर्नओवर और आई कैन से दैट ग्रॉस रिसिट, एक सेकेंड डोमेस्टिक कंपनी, और डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर या जो ग्रॉस रिसिट है वो डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर और ग्रॉस रिसिट फॉर प्रीवियस ईयर 18-19 इज अप टू 400 करोड़, तो उस केस में डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट है वो 25% हो जाएगा। अदरवाइज जो डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट है वो डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट इज 30%। तो देखो बेटा मैंने क्या बोला, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। मैंने बोला कि व्हाट इज द टैक्स रेट फॉर डोमेस्टिक कंपनी, तो मैं बोलूंगा डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट 30%, फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट 40%, डोमेस्टिक कंपनी का 30%, फॉरेन कंपनी का 40%। बट डोमेस्टिक कंपनी का अगर टर्नओवर या ग्रॉस रिसिट फॉर प्रीवियस ईयर 18-19 इज अप टू 400 करोड़, तो उस केस में डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट 25%। एक बात बताओ मुझे, आप टैक्स कौन से ईयर के लिए निकाल रहे हो? आप जो टैक्स निकाल रहे हो वो टैक्स निकाल रहे हो प्रीवियस ईयर 2021 के लिए और असेसमेंट ईयर 2022 के लिए। तो प्रीवियस ईयर 2021 के लिए टैक्स तो निकाल रहे हो, लेकिन डोमेस्टिक कंपनी के केस में टैक्स रेट देखने के लिए 25% या 30%, टैक्स रेट देखने के लिए आपको टर्नओवर प्रीवियस ईयर 18-19 का देखना है। मींस प्रीवियस ईयर 18-19 में इफ टर्नओवर इज अप टू 400 करोड़ तो आपका टैक्स रेट 25%, अदरवाइज 30%। अब क्वेश्चन ये आता है ऐसा क्यों? सर अगर एक बात बताओ, 25% का बेनिफिट देना है जो भी कम टर्नओवर वाली कंपनी है तो टर्नओवर करंट ईयर का ही बोल देते भाई। करंट ईयर लॉजिकली तो वैसा ही होना चाहिए कि करंट ईयर जो तुम्हारा है 2021 प्रीवियस ईयर, 2021 प्रीवियस ईयर में अगर आपका टर्नओवर अप टू 400 करोड़ है तो आपका जो टैक्स रेट है वो 25% होना चाहिए। लॉजिकली तो ऐसा होना चाहिए। तो फिर इन्होंने ऐसा क्यों दे रखा कि प्रीवियस ईयर 18-19 का टर्नओवर अप टू 400 करोड़, तो उस केस में इस साल में आपका टैक्स रेट है वो 25%। ऐसा क्यों? कोई मुझे बता सकता है क्यों ऐसा? क्यों इन्होंने प्रीवियस ईयर 18-19 डाला है यहां पे कि 18-19 का टर्नओवर इज अप टू 400 करोड़, तो इस साल में आपका टैक्स रेट है वो 25%। ऐसा क्यों? कोई मुझे बता सकता है इसके पीछे का रीजन, लॉजिक? क्या लॉजिक है, क्या रीजन हो सकता है? आपने 2-3 लोगों ने बोला ओह वेरी गुड, आपके दिमाग में एक चीज आई, किसी किसी बच्चों के दिमाग में आई। कोई तो बोलता है ऐसे ही, कोई बोलता है ये कंसेप्ट उस टाइम आया होगा तब, कोई बोलता है ऐसे ही निर्मला सीतारमण ने बोला अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 18-19, ठीक है प्रीवियस ईयर। इज इट लाइक दैट? आंसर इज नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा इसके लिए है, उसके पीछे भी लॉजिक है। निर्मला सीतारमण बोलती है कि हमको पता है कि आप लोगों को अगर ये बोला कि इस साल का टर्नओवर अप टू 400 करोड़, तो आप अपने टर्नओवर को मैनिपुलेट कर सकते हो।
25% का बेनिफिट लेने के लिए कंपनियां क्या करेगी, अपने टर्नओवर को मैनिपुलेट कर सकती है। मैनिपुलेट कैसे? जैसे मान लो अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है, 2021, तो प्रीवियस ईयर 2021 जो है, अगर इस साल के टर्नओवर को रेफर किया होता तो लोग क्या करते, अपना टर्नओवर कितनी भी कोशिशें करके और भैया 400 करोड़ तक ही रखते। जो बड़ी कंपनियां हो सकता है 420 करोड़ का था, वो सेल्स रिटर्न कर देते, या टर्नओवर को मैनेज कर सकते थे, इस साल में बिलिंग है वो अगले साल कर लेते, ऐसा कुछ कर सकते थे करके। तो इन्होंने बोला इसलिए हम 2021 का टर्नओवर नहीं देखेंगे। तो आप मुझे बोलोगे कि सर एक काम करो ना, फिर टर्नओवर प्रीवियस ईयर 1920 का लिखना था, चलो लास्ट ईयर का टर्नओवर। लेकिन मुझे एक बात बताओ, लास्ट ईयर जो है वो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 को कंप्लीट होता। और अगर मान लो इन्होंने 1920 को रेफर किया होता, और बजट कब आता है, याद है ना आपको बजट कब आता है, अपन ने देखा तो था कि 1 फेब 2020 को बजट आता है। और 1 फेब 2020 को बजट में निर्मला सीतारमण ने बोला कि 1920 का टर्नओवर अप टू 400 करोड़। तो आपको अपना टर्नओवर मैनेज करने के लिए टाइम था फेब और मार्च का। तो इसके लिए मतलब इंडिया वाले जो लोग हैं वो अपना मतलब क्या बोलते हैं कि अपना दिमाग ना लगाए, इसके लिए बोला टर्नओवर फॉर प्रीवियस ईयर 18-19। अगर आपका प्रीवियस ईयर 18-19 का टर्नओवर इज अप टू 400 करोड़, तो उस केस में आप बेनिफिट ले सकते हो 25% का। अदरवाइज आपको 30% है वो डोमेस्टिक कंपनी के लिए टैक्स रेट रहेगी। तो मैं बोलूं टैक्स रेट क्या है, तो देखो डोमेस्टिक कंपनी के लिए टैक्स रेट 25%, फॉरेन कंपनी के लिए टैक्स रेट डोमेस्टिक कंपनी के लिए टैक्स रेट 30%, फॉरेन कंपनी के लिए 40%। बट अगर डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर प्रीवियस ईयर 18-19 का अप टू 400 करोड़ है तो टैक्स रेट इज 25%। अब एक चीज समझना, एक मार्केट में एक डाउट यह है कि अगर वो कंपनी प्रीवियस ईयर 18-19 में थी नहीं, कंपनी बनी ही नहीं है, मींस कंपनी जो है वो 1920 या 2021 में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो सर उसके केस में क्या होगा? क्या उसको 25% का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब इसको लेके मार्केट में कंफ्यूजन है, ठीक है, और ये कंफ्यूजन अभी भी क्लियर नहीं है। कोई बोलता है मिलेगा, कोई बोलता है नहीं मिलेगा। बट मैं बता दूं, लैंग्वेज जो है, अगर आप फाइनेंस एक्ट की लैंग्वेज देखोगे उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि कंपनी हुज टर्नओवर फॉर दैट ईयर, मींस उस ईयर का टर्नओवर अप टू 400 करोड़ होना चाहिए। तो उस ईयर में वो कंपनी थी नहीं, मतलब उसको 25% का बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा, उसको 30% की रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। एग्जामिनर ऑब्वियसली ऐसे पॉइंट्स पे नहीं पूछते हैं क्वेश्चन, बट अगर आ जाए तो आप ये लिखोगे कि 30% का टैक्स रेट लगेगा करके, ठीक है, 30% इज टैक्स रेट, 25% का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट ऑल्टरनेटिवली आप ऐसा भी लिख सकते हो कि अगर ऑल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन आप लेते हो तो वैसा आप कर सकते हो। बट अगर मेरा इंटरप्रिटेशन बोलोगे, अगर मैं लॉ का लैंग्वेज देखूं तो उसमें बोला हुआ है 18-19 का टर्नओवर आपको देखना है, और 18-19 में अगर वो कंपनी नहीं थी, इसका मतलब जो है वो ये वाला जो 25% का बेनिफिट है वो उसको अवेलेबल नहीं होगा और 30% की रेट से टैक्स लग जाएगा। अब आप मुझे बोलोगे सर हमने तो ये सुना है कंपनी पे टैक्स रेट 22% हो गया है, 15% हो गया है। वो सब ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजिम में पढ़ने वाले हैं। जो ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजिम में आपको पढ़ाऊंगा वहां पे वो मैं आपको बताऊंगा कि कहां 22% है, कहां 15% है। अभी आपके लिए डोमेस्टिक कंपनी के लिए टैक्स रेट इज 30%, फॉरेन कंपनी के लिए 40%। डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर फॉर प्रीवियस ईयर 18-19 इज अप टू 400 करोड़, तो टैक्स रेट है वो तुम्हारा हो जाएगा 25%। अब एक और चीज समझना, सर इनके केस में क्या सरचार्ज लगता है? आंसर इज यस। अब सरचार्ज कितना लगता है, कैसे लगता है, समझना। तो अगर मैं बात करूं कंपनी के केस में सरचार्ज की, तो सरचार्ज लगता है, और सरचार्ज के भी दो स्लैब है। कैसे? अगर कंपनी का नेट टैक्सेबल इनकम इज मोर देन 1 करोड़ अप टू 10 करोड़ और मोर देन 10 करोड़, नेट टैक्सेबल इनकम इज मोर देन 1 करोड़ अप टू 10 करोड़ है, तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में 7% एंड 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12%। एंड फॉरेन कंपनी के केस में यहां पे आपका फॉरेन कंपनी के केस में 2% एंड 5%। तो मैंने क्या बोला? ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। अगर मैं बात करूं व्हाट इज द सरचार्ज रेट, तो सबसे पहले डोमेस्टिक कंपनी
If your NTI is more than 1 crore up to 10 crore तो 7%, more than 10 crore then 12%, फॉरेन कंपनी में 2% एंड 5%। अब आप बोलोगे फॉरेन कंपनी में सरचार्ज की रेट कम क्यों है? क्योंकि फॉरेन कंपनी में टैक्स रेट बहुत ज्यादा है ना। जब 40% की रेट से टैक्स ले रहे हैं तो यहाँ पे सरचार्ज की रेट कम है। सर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस यहाँ पे भी जुड़ेगा? आंसर इज यस, यहाँ पे भी आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो जुड़ जाएगा 4% की रेट से। कौन सी रेट से? 4% की रेट से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जुड़ जाएगा। तो देखो अगर मैं आपकी बुक पे आऊं और बुक पे देखो क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी वेयर द टोटल टर्नओवर ऑफ और अ ग्रॉस रिसिप्ट इन द प्रीवियस ईयर 18-19 को रेफर किया हुआ है, डज नॉट एक्सीड 400 करोड़ रुपीज, देन 25% ऑफ टोटल इनकम एंड अदरवाइज 30% टैक्स रेट अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2020। पहले अलग था, पहले इसमें लिखा हुआ था लास्ट ईयर के लिए प्रीवियस ईयर 17-18 का टर्नओवर देखने को बोला था, बट अब प्रीवियस ईयर 18-19 का टर्नओवर देखना है। 7% surcharge if the total income exceed 1 crore but does not exceed 10 crore, and where total income exceed 10 crore surcharge will be at the rate 12% of such income tax. In case of foreign company 40% का tax rate लगेगा। 2% surcharge if income exceed 1 crore but does not exceed 10 crore and more than 10 crore तो surcharge है वो 5% हो जाएगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो आपको हमेशा ऐड करना है करके, ठीक है। In all the cases, health and education cess is आपका 4% of the total income tax and surcharge में दोनों को मिला के आपको उस पे health and education cess 4% लेना है, ठीक है। अब एक चीज समझना, अब एक बात समझना, जो तुम्हारी इनकम होती है ना जिसको अपन NTI बोलते हैं या अपन टोटल इनकम बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो टोटल इनकम होती है ना वो टोटल इनकम और आई कैन से दैट NTI एंड जो टैक्स पेबल जो लास्ट में टैक्स आता है, ये दोनों चीजें आपको राउंडेड ऑफ करनी पड़ती है इन द नियरेस्ट रुपीज ऑफ 10, मीन्स आपको नियरेस्ट 10 रुपए में राउंड ऑफ करनी पड़ती है। ये दोनों चीजें आपको राउंडेड ऑफ करनी पड़ती है इन द नियरेस्ट रुपीज ऑफ 10। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो आपका 16,962 है तो आप लिखोगे 16,900, सॉरी 16,960 नियरेस्ट रुपीज ऑफ 10 में। अगर 16,965 है तो आप लिखोगे 16,970 एंड अगर मान लो 16,969 है तो भी आप लिखोगे 16,970। मतलब सिंपल सी बात है, 5 या 5 से ऊपर है तो आप अगले वाले 10 में जाओ और अगर 5 से नीचे है तो आप राउंडेड ऑफ कर दो आपका उसके नीचे वाले 10 में। अब एक चीज समझना, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, राउंडिंग ऑफ द इनकम एंड टैक्स, एनी अमाउंट ऑफ इनकम एंड टैक्स राउंडेड ऑफ इन द नियरेस्ट रुपीज ऑफ 10। ये कहां लिखा हुआ है इनकम टैक्स एक्ट में? तो मैं बता दूं, ये आपको एक सेक्शन होती है इनकम को राउंडेड ऑफ करना है, ये सेक्शन 288A में लिखा हुआ है, आपको चाहिए तो यहां लिख लो। और टैक्स को राउंडेड ऑफ करना है, ये आपको 288B में लिखा हुआ है। तो 288A एंड 288B में ये दोनों चीजें दे रखी है, ठीक है। चलो इसके आगे ये रिबेट क्या है, कैसे है, वो अपन कल चालू करेंगे। आज अपन ने नॉर्मली आपको टैक्स रेट के बारे में बताया और इनकम टैक्स का जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको बताया। कल से हम चालू करेंगे कुछ मार्जिनल रिलीफ, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो कल के लेक्चर में अपन बहुत सारे क्वेश्चंस एंड ऑल है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो थैंक्स अ लॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है।